नॉर्थ कोरिया। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, किसी उत्सुकता या चिंता के साथ फुसफुसाते हुए। यह आज हमारे ग्रह पर ज्यादातर देशों से अलग है। कई दशकों से यह दुनिया के बाकी हिस्सों से काफी हद तक कटा हुआ है, जिस वजह से इसे हर्मिट किंगडम का नाम मिला है। इसका मतलब है कि यह एक ऐसी जगह है जो अकेले रहना पसंद करती है, जैसे एक साधु अपने एकांत घर में रहना पसंद करता है। नॉर्थ कोरिया में अंदर जाने वाली जानकारी को वहां की सरकार बहुत सख्ती से कंट्रोल करती है और बाहर आने वाली जानकारी भी अक्सर उतनी ही सीमित होती है। इस वजह से बाहर के लोगों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लाखों आम लोग जो इसे अपना घर कहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, और इससे बहुत सी अटकलें लगती हैं। यह अलगाव कोई इत्तेफाक नहीं है, यह देश के नेताओं का एक सोच समझकर लिया गया फैसला है। उनका मानना है कि बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित करके वे अपनी अनोखी राजनीतिक व्यवस्था और जीवन शैली की रक्षा कर सके। यह दो अलग अलग देश बनते कोरिया एक राष्ट्र था जिसका हजारों साल पुराना एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास था। इसकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराएं थीं। 20वीं सदी की शुरुआत में 1910 से 1945 तक एक लंबे समय के लिए कोरिया जापानी औपनिवेशिक शासन के अधीन था। यह कोरियाई लोगों के लिए एक मुश्किल समय था, जो आजादी के लिए तरस रहे थे। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने से जापान से आजादी मिली, लेकिन इसने एक नए और दर्दनाक विभाजन के बीज भी बो दिए। आजादी की खुशी जल्द ही बड़ी ज्यादा शक्तिशाली देशों के भू राजनीतिक संघर्षों से ढंक गई, जिन्होंने कोरिया को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना। जैसे ही जापानी सेना पीछे हटी, कोरियाई प्रायद्वीप विजयी मित्र देशों, खासकर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दिलचस्पी का विषय बन गया। इन दोनों देशों के राजनीतिक विचार बहुत अलग थे। सोवियत संघ कम्युनिस्ट था, जो मानता था कि राज्य को उद्योग और संसाधनों को कंट्रोल करना चाहिए, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का चैंपियन था। उन्होंने 18वें समानांतर एक अक्षांश रेखा पर कोरिया को अस्थायी रूप से विभाजित करने पर सहमति जताई, जिसमें सोवियत संघ उत्तर का प्रशासन करेगा और अमेरिकी दक्षिण का। यह एक अल्पकालिक उपाय माना गया था, जिसके बाद एक संयुक्त स्वतंत्र कोरिया का वादा किया गया था। हालांकि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच बढ़ते अविश्वास, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, ने इस अस्थायी रेखा को एक मजबूत सीमा में बदल दिया। इस विभाजन से दुखद रूप से कोरियाई युद्ध हुआ, जो 1950 से 1953 तक चला। सोवियत संघ और चीन के समर्थन से उत्तर ने दक्षिण पर हमला किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। युद्ध विनाशकारी था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई और पूरे प्रायद्वीप में बड़े पैमाने पर कोरिया के नेतृत्व की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, किम। इस राजवंश की शुरुआत किम इल सुंग से हुई, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया के उत्तरी हिस्से में सत्ता में आए। वह जापानियों के खिलाफ एक गुरिल्ला लड़ाकू थे और सोवियत संघ के मजबूत समर्थन के साथ उन्होंने एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना की। किम इल सुंग ने जल्द ही अपने इर्द गिर्द एक असाधारण व्यक्तित्व पूजा का माहौल बना लिया। इसका मतलब है कि उन्हें लगभग भगवान जैसी हस्ती, एक शानदार नेता और राष्ट्र के पिता के रूप में दिखाया गया। उनकी मूर्तियां हर जगह लगाई गईं और उनकी छवि एक पवित्र प्रतीक बन गई। 1994 में उनकी मौत के बाद भी उन्हें एटर्नल प्रेसिडेंट घोषित किया गया, एक ऐसा खिताब जो देश पर उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। किम इल सुंग की मौत के बाद सत्ता उनके बेटे किम जोंग इल को मिली। यह एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि पैतृक उत्तराधिकार, जहां एक बेटा अपने पिता से सत्ता विरासत में पाता है, एक ऐसे देश के लिए बहुत ही असामान्य है जो खुद को कम्युनिस्ट कहता है। आमतौर पर कम्युनिस्ट स्टेटों पर एक पार्टी का शासन होता है, न कि एक परिवार का। किम जोंग इल ने अपने पिता की सख्त नियंत्रण और अलगाव की नीतियों को जारी रखा। उनके शासनकाल में 1990 के दशक में एक गंभीर अकाल पड़ा, जिसे नॉर्थ कोरिया में आर्डुअस मार्च के नाम से जाना जाता है, जिसके दौरान लाखों लोग मारे गए थे। इसके बावजूद किम जोंग इल ने सेना को प्राथमिकता दी, एक सैन्य पहली नीति अपनाई और देश के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को काफी आगे बढ़ाया। जब 2011 में किम जोंग इल की मौत हुई, तो उनके सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन ने सत्ता संभाली। कई पर्यवेक्षक हैरान थे, क्योंकि वह युवा मुख्य स्तंभ है।
नॉर्थ कोरिया की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में एक विचार है जिसे जूचे कहते हैं, जिसका उच्चारण जूचे किया जाता है। इस दर्शन को देश के संस्थापक किम इल सुंग ने विकसित और बढ़ावा दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो जूचे का मतलब है आत्मनिर्भरता। यह इस विचार का समर्थन करता है कि नॉर्थ कोरिया को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और दूसरे देशों पर निर्भर हुए बिना अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। एक ऐसे देश के लिए जिसने विदेशी कब्जे का अनुभव किया था, अपने पैरों पर खड़े होने का संदेश बहुत आकर्षक था। जूचे आधिकारिक राज्य विचारधारा बन गई, जिसने दशकों तक देश के रास्ते को आकार देते हुए आर्थिक योजना से लेकर कला और शिक्षा तक जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। व्यवहार में जूचे विचारधारा को लागू करने का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश करना था जो नॉर्थ कोरिया को आंतरिक रूप से जरूरी हर चीज का उत्पादन करे, भोजन और मशीनरी से लेकर कपड़े और हथियार तक। इससे भारी उद्योग और कृषि पर ध्यान केंद्रित हुआ, जिसमें राज्य उत्पादन के सभी साधनों को नियंत्रित करता था। हालांकि उद्देश्य आत्मनिर्भरता का था, इसने नॉर्थ कोरिया के अलगाव में भी बहुत योगदान दिया। यदि आप सिर्फ खुद पर निर्भर रहने के लिए दृढ़ हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया के साथ अपने व्यापार और बातचीत को सीमित कर देते हैं। इस नीति नेतृत्व की नियंत्रण की इच्छा के साथ मिलकर का मतलब था कि नॉर्थ कोरिया ने खुद को आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से वैश्विक रुझानों और समर्थन प्रणालियों से तेजी से काट लिया। हालांकि पूर्ण आत्मनिर्भरता का आदर्श हासिल करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल और कभी-कभी विनाशकारी साबित हुआ। नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खासकर 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन के बाद, जो सहायता और पसंदीदा व्यापार का एक प्रमुख स्रोत था। समर्थन के इस नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं और जूचे मॉडल के भीतर की प्रणालीगत अक्षमताओं के साथ मिलकर के कारण 1990 के दशक का विनाशकारी अकाल पड़ा। पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने में असमर्थता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों के कारण अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए पूरी तरह से खुलने की अनिच्छा के लाखों आम नॉर्थ कोरियाई लोगों के लिए दुखद परिणाम हुए, जो अत्यधिक भूख और भुखमरी से पीड़ित थे। अपनी आर्थिक कमियों के बावजूद जूचे विचारधारा नॉर्थ कोरियाई शासन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनी हुई है। इसका उपयोग देश के अलगाव और इसके लोगों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को सही ठहराने के लिए किया जाता है। उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता और गरिमा के लिए जरूरी बलिदानों के रूप में चित्रित किया जाता है। यह राष्ट्रवाद की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देता है और नागरिकों को समाधान या विचारों के लिए विदेशी देशों की ओर देखने से रोकता है, क्योंकि यह आत्मनिर्भरता के मूल सिद्धांत का खंडन करता है। बच्चों को अपने शुरुआती स्कूली दिनों से ही जूचे सिखाया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके सिद्धांत राष्ट्रीय चेतना में गहराई से समाये हुए हैं, जो सरकार की कहानी और आबादी के विश्व दृष्टि पर नियंत्रण को मजबूत करते हैं। नॉर्थ कोरिया में सरकार की प्रणाली मतलब बहुत ज्यादा केंद्रीकृत और तानाशाही है। सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर बैठते हैं, जो अभी किम जोंग उन हैं, जिनके पास आप जानते हैं निरंकुश शक्ति है। सभी बड़े फैसले असल में उनसे और वफादार अधिकारियों के एक छोटे समूह से आते हैं। देश को आधिकारिक तौर पर वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया चलाती है, जो असल में इकलौती कानूनी राजनीतिक पार्टी है। चुनाव होते हैं, लेकिन ये उस तरह से स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं होते जैसे कई दूसरे देश समझते हैं। आमतौर पर वोट देने के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार होता है और वोट डालना अक्सर जरूरी होता है। राजनीतिक विरोध के लिए कोई जगह नहीं है और किसी भी असंतोष को बहुत सख्त सजा दी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नेतृत्व को अपनी सत्ता के लिए कोई महत्वपूर्ण आंतरिक चुनौती का सामना न करना पड़े। आम नॉर्थ कोरियाई नागरिकों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी सरकार की लगातार निगरानी में जी जाती है। इन मिनबान नाम की पड़ोसी निगरानी इकाइयों की एक व्यापक प्रणाली परिवारों पर बारीकी से नजर रखती है, किसी भी असामान्य गतिविधि या यहाँ तक कि वफादारी की कमी की भी रिपोर्ट करती है। आवाजाही की आजादी, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा प्रतिबंधित है। लोगों को आमतौर पर एक शहर या कस्बे से दूसरे शहर या कस्बे में यात्रा करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। नौकरियां आमतौर पर सरकार द्वारा दी जाती हैं, जैसे घर भी। हालांकि इस प्रणाली में अनौपचारिक बाजारों के बढ़ने के साथ कुछ कमी आई है। बोलने की आजादी और संघ बनाने की आजादी एक सामान्य उद्देश्य के लिए दूसरों के साथ इकट्ठा